हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन अर्थात विश्लेषिक फलन के निर्माण की विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे तथा मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में हम सीखेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि यदि आपको एक फंक्शन एफ जेड है, उसका ओनली आपको एक पार्ट गिवन था, जैसे मान लो आपको यू जो है वो गिवन था, तो हमने उस पार्ट के हेल्प से जो उसका कॉन्जुगेट फंक्शन है वी है वो हमने फाइंड करना सीखा था। तथा जब वी फाइंड हो जाता था तब हम u प्लस आयोटा वी की हेल्प से क्या करते थे, हम एफ जेड को हम जेड के पदों में ज्ञात करते थे। बट आज के जो मेथड है, जो उसमें जो मेथड है मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड है, इस मेथड का सबसे जो इम्पोर्टेंस ये है कि यदि आपको एफ जेड का कोई भी एक पार्ट गिवन हो, चाहे वो यू गिवन हो या वी गिवन हो, उस एक पार्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एफ जेड को जेड के टर्म्स में फाइंड कर सकते हो। अर्थात यदि मान लो आपको उस फंक्शन एफ जेड का ओनली एक पार्ट यू गिवन है, तब आप बिना वी को फाइंड किए ही आप डायरेक्ट एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कर सकते हो, वो भी किस मेथड से, सिर्फ मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड की हेल्प से। तो हम इस मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम वो सीखते हैं। मान लो हमें जो भी फंक्शन एफ जेड है वो यदि फाइंड करना है और उसका फंक्शन का ओनली एक पार्ट हमें गिवन हो, जैसे मान लो फर्स्ट हमने मान लिया कि हमें यू गिवन है, तब हम कैसे डायरेक्ट एफ जेड को इस यू की हेल्प से फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। तो हम जानते हैं कि एफ जेड एक्चुअली यू प्लस आयोटा वी के इक्वल होता है, और कोई भी यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं जेड, तो जेड क्या होता है, जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वो एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। यदि मैं इस जेड के यदि कॉन्जुगेट की बात करता हूँ तो जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, हम जानते हैं कि जो आयोटा है इसका साइन को हमें क्या करना होगा, जस्ट चेंज करना होगा, यदि प्लस है तो माइनस। तो ऑब्वियसली यहाँ जेड का जो कॉन्जुगेट है इसको हम जेड बाहर से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस आयोटा, तो एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। यदि आप इन जेड और जेड कॉन्जुगेट इन दोनों का आप सम करते हो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा वाई और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2x, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2। इसी तरह यदि आप जेड में से जेड कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आयोटा वाई और ये प्लस का आयोटा वाई कितना हो जाएगा, 2 आयोटा वाई, घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आयोटा वाई। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। यदि आप इस x और y की जो वैल्यू है इसको आप इस इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करते हैं, x की जगह जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2, y की जगह जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। इसी तरह यहाँ भी x और y की जगह आप ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये इक्वेशन 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस इक्वेशन 2 में। और यदि हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जेड है और जेड कॉन्जुगेट ये दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ दोनों ही, तो ऑब्वियसली एक तरह से ये क्या हो गई आपके पास, एक आइडेंटिटी हो गई। इसका मतलब ये जेड और जेड कॉन्जुगेट की सारी वैल्यू के लिए होल्ड होगी। तो यदि हम जेड इजिकल टू जेड कॉन्जुगेट में यदि यहाँ पुट करता हूँ तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि आप जेड को जेड कॉन्जुगेट के इक्वल पुट करते हो तो देखो हमारे पास जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई। जब ये दोनों टर्म आपस में आप इक्वल रखोगे तो क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आयोटा वाई इजिकल टू माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। यदि आप इस टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आयोटा वाई बराबर 0, तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो जब आप जेड को जेड कॉन्जुगेट के इक्वल पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 0 मिलेगी, और जैसे ही आप वाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो आपके पास जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। अर्थात जेड बराबर जेड कॉन्जुगेट तब होगा जब वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू एक्स के इक्वल होगी। तो यदि आप ये जो वैल्यू है उस इक्वेशन 2 में यहाँ पुट करते हो तो जेड बराबर जेड कॉन्जुगेट पुट करते हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू भी जेड के इक्वल है, तो ये जेड प्लस जेड अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा, 2 जेड अपॉन 2, तो जेड आ जाएगा।
यहाँ जेड बराबर जेड कॉन्जुगेट, तो ऑब्वियसली ये आपस में इक्वल है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। तो ये टर्म तो जेड कोमा 0, और सेम यहाँ भी जेड कॉन्जुगेट की जगह हमने कितना रखा, जेड रखा, तो जेड प्लस जेड, ये 2z अपॉन 2, तो जेड, और यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि आप एफ जेड, हम जानते हैं कि एफ जेड तो क्या है, यू प्लस आयोटा वी। तो यदि आप इस एफ जेड का डेरिवेटिव अर्थात उसको डिफ्रेंशिएट करते हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये एफ डेल जेड, और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। बट हम तो जानते हैं कि जो फंक्शन है हमें ओनली क्या गिवन है, यू गिवन है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो उस फंक्शन की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, बट हमें ये नहीं गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम एक्चुअली कौन से फंक्शन का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो एनालिटिक फंक्शन है। और यदि फंक्शन एनालिटिक होगा तो हमेशा क्या होगा, कोची रीमान इक्वेशन है वो हमेशा सेटिस्फाई होगी, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन की जो नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक शर्त है कि वो हमेशा कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यदि एफ जेड आपके पास यू प्लस आयोटा वी फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई की इक्वल वैल्यू है वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यू गिवन है तो हम ये तो फाइंड कर सकते हो, बट डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कोची रीमान इक्वेशन की हेल्प से इस वी को हटाएंगे। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कहाँ से होगी, यहाँ से, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो मैंने इसकी वैल्यू ये मैंने पुट कर दी यहाँ से। अब जो हमारे पास यहाँ से एफ डैश जेड की वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल आ गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। बट यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे यदि मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स को यदि मैं इस नोटेशन में लिखता हूँ, यहाँ यू सफिक्स एक्स एक्स कोमा वाई, इसका मतलब है कि जो यू है ना एक्चुअली वो एक्स और वाई का फंक्शन है, और सफिक्स में एक्स लगाया ना, इसका मतलब मुझे यू का एक्स सापेक्ष अवकलन है। तो ऑब्वियसली यही तो टर्म है, इसको मैंने इस टाइप से लिखा है ऐसे। अब यदि आपको मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड अप्लाई करना, तो आपको क्या करना होगा, इस एक्स की जगह तो क्या करना होगा, एक्स जगह आपको जेड पुट करना होगा, जहाँ वाई है वहाँ 0 पुट करना होगा। तो जहाँ भी आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स है, तो इसका मतलब यू का आपको एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। फिर जो वैल्यू आपको मिले ना, उसमें एक्स की जगह आपको जेड पुट करना होगा और वाई की जगह आपको 0 पुट करना होगा। इसी तरह यू क्यू को गिवन है, तो आपको क्या करना है, यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो वैल्यू आती है ना, उसमें क्या करना है, आपको एक्स की जगह है ना वहाँ जेड पुट करना है और वाई की जगह 0 पुट करना है। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगी, इस डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो जेड के टर्म्स में आ जाएगी, और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी जेड के टर्म्स में आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो वैल्यू है वो, क्योंकि ये तो किसकी वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स की, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो जो इक्वेशन 4 है वो किस में बदल जाएगी, इसमें एफ डैश जेड की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स, किस पर, जब एक्स की वैल्यू जेड के इक्वल, वाई की वैल्यू 0 माइनस आयोटा सेम है, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कहाँ पर, एक्स की वैल्यू जब जेड हो और वाई की वैल्यू 0 हो। फिर आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे जेड के सापेक्ष, तो आपके पास डायरेक्ट जो एफ जेड है वो जेड के टर्म्स में फाइंड हो जाएगा। तो अभी जो हमने उन स्थिति की बात की है जब आपको फंक्शन एफ जेड फाइंड करना हो और ओनली क्या गिवन हो, आपको यू गिवन हो, तो हम डायरेक्ट इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड केस क्या करेंगे हम, यदि आपको एफ जेड फाइंड करना हो और आपको क्या गिवन हो, वी गिवन हो, तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो सीखते हैं। जैसे आपको यहाँ जो भी फंक्शन एफ जेड है वो फाइंड करना हो और आपको क्या गिवन हो, जब उसका वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू गिवन हो, तो हम जानते हैं कि जो एफ जेड होता है वो यू प्लस आयोटा वी के इक्वल होता है। तो यदि आप डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी एफ डैश जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या गिवन हो, हमें एक्चुअली वी एक्स कोमा वाई गिवन है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, डेल यू अपॉन जो डेल एक्स है इसको आपको रिमूव करना होगा। तो हम डेल यू अपॉन जो डेल एक्स है उसको हम किसकी हेल्प से रिमूव करेंगे, हम जानते हैं कि जो एफ जेड है वो हमें एनालिटिक फंक्शन है फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हम
कोची रीमान इक्वेशन की हेल्प से उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि यदि फंक्शन एनालिटिक है तो वो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, एक्चुअली डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल, क्योंकि हमें वी तो हमें गिवन है तो हम डायरेक्ट डेल वी अपॉन डेल वाई तो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कोची रीमान इक्वेशन की हेल्प से क्या कर दिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, डेल वी अपॉन डेल वाई से रिप्लेस कर दिया। और ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि वी गिवन है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा एफ डैश जेड है वो किसके टर्म्स में आ गया, वी के टर्म्स में आ गया। तो मैंने इसको डेल वी अपॉन डेल वाई है उसको ऐसे लिख लिया, वी नीचे जो सफिक्स में वाई नोटेशन है इसका मतलब वी का हमने वाई के सापेक्ष डेरिवेटिव किया है वो। ठीक, अब हम यदि मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक्स है वो जेड की जगह एक्स जगह जेड पुट करेंगे और वाई की जगह जीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस में फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। हमारे पास सेम है, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें एक्स जगह जेड पुट करेंगे और वाई की जगह जीरो पुट करेंगे। इसी तरह आयोटा सेम है, वी एक्स का मतलब है हमें जो फंक्शन वी गिवन है उसका एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड पुट करेंगे और वाई की जगह जीरो पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड जेड के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, और जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे हमें डायरेक्ट एफ जेड की वैल्यू है वो डायरेक्ट जेड के पद में क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जेड के टर्म्स में प्राप्त हो जाएगी। अब हम इस मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको एक फंक्शन एफ जेड है, वो फाइंड करना है। कैसा फंक्शन फाइंड करना है आपको, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। और क्या गिवन है आपको, उस फंक्शन एफ जेड का है ना रियल पार्ट गिवन है। अब रियल पार्ट क्या होता है कि जैसे आपको एफ जेड यू प्लस आयोटा वी होता है ना, तो जो यू होता है ना वो एक्चुअली होता है रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली होता है उसका इमेजरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब हमें यू एक्स कोमा वाई की वैल्यू गिवन है। तब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट एफ जेड फाइंड करना है। अब एफ जेड तो यू प्लस आयोटा वी के इक्वल होता है, बट हम वी को फाइंड किए बिना ही यदि अब डायरेक्ट आपको एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करना है तो ऑब्वियसली हमें किसकी हेल्प लेनी होगी, मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करना होगा। तो इस मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं कि जो एफ जेड होता है वो यू प्लस आयोटा वी के इक्वल होता है। तो डेल यू अपॉन एफ डैश जेड करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। हमें यू गिवन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यू का डेरिवेटिव तो फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब डेल वी अपॉन डेल एक्स को हटाना होगा। तो हम कोची रीमान इक्वेशन की हेल्प से यदि इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड है उसमें आपको ये जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है इसको मैंने यू सफिक्स लिख लिया। ठीक है, आपको इस डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स बराबर जेड और वाई बराबर जीरो पर फाइंड करनी है। ठीक है, इसी तरह डेल यू अपॉन डेल वाई है इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, फिर जहाँ एक्स है वहाँ जेड पुट करना है और जहाँ वाई है वहाँ जीरो पुट करना है। तो हमें फंक्शन गिवन है, हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड किया, तो एक्स सापेक्ष आंशिक अवकलन है, इसका मतलब ये जो वाई का टर्म्स है वो तो अचर की तरह रहेगा, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा। इसी तरह यदि आप डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करते हो तो इसका मतलब ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, और कॉस वाई है इसका करना है आपको तो माइनस साइन वाई आ जाएगा। अब आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी मिल गई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, बट हमें इस वैल्यू को कहाँ पर फाइंड करना है, जब एक्स की वैल्यू जेड हो और वाई की वैल्यू जीरो। तो जहाँ एक्स है वहाँ जेड रखो और जहाँ वाई है वहाँ जीरो, तो ये कितने हो जाएगी टर्म, एक्स जगह ई की पावर जेड और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो आपके पास इस यू एक्स मतलब यू सफिक्स एक्स मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स बराबर जेड और वाई बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये वैल्यू मिल जाएगी ई की पावर जेड। इसी तरह यदि आप डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है, हमें ये वैल्यू डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू जब एक्स बराबर जेड और वाई बराबर जीरो हो, तो जैसे आप डेल यू अपॉन डेल वाई में एक्स को जेड और वाई को जीरो पुट करेंगे ना, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। और ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ई की पावर जेड और ये तो टर्म जीरो हो गया। अब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन एफ जेड हो जाएगा और ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर जेड ही होता है, तो प्लस सी। तो हमें क्या हो गया, देखो हमें डायरेक्ट एफ जेड मिल गया, किसके टर्म्स में, जेड के टर्म्स में। हमने इस स्थिति में ना तो वी को फाइंड किया,
तो मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का ये सबसे मेन इम्पोर्टेंस है कि आपको इस स्थिति में कोई भी फंक्शन है उसका एक पार्ट गिवन होना, तब भी आप बिना दूसरे पार्ट को फाइंड किए बिना आप एफ जेड को डायरेक्ट जेड के पदों में ज्ञात कर सकते हो। अब इसी मेथड का एक जो है अगला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, हमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें हमें एक u प्लस आयोटा वी अर्थात हमें एफ जेड को फाइंड करना है। और आपको क्या गिवन है, आपको जो फंक्शन है उसका रियल पार्ट अर्थात u की वैल्यू गिवन है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो इस u की हेल्प से आप पहले v को फाइंड करो, फिर दोनों को आप क्या करो u प्लस आयोटा वी की हेल्प से एफ जेड फाइंड करो। बट ये इससे काफ़ी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड है उसका हम उपयोग करेंगे। उसकी हेल्प से क्या होगा, इस डायरेक्ट u की हेल्प से डायरेक्ट आप एफ जेड को फाइंड कर सकते हो बिना v को फाइंड किए बिना। तो जैसे हम जानते हैं कि जो एफ जेड होता है वो u प्लस आयोटा वी होता है, तो यदि एफ जेड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब क्योंकि हमें u गिवन है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो फाइंड कर सकते हैं, बट v तो नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन एनालिटिक फाइंड करना है, तो इसका मतलब फंक्शन यदि एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन हमेशा होल्ड होगी। और इस कोची रीमान इक्वेशन की हेल्प से मैंने क्या किया, डेल वी अपॉन डेल एक्स का जो टर्म है उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए इधर आ जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगी। तो ये वैल्यू मैंने इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू सफिक्स एक्स का मतलब है जो u है इसका आंशिक अवकलन x सापेक्ष, क्योंकि u x कोमा y का फंक्शन था, ठीक। और माइनस इसको मैंने लिख लिया u सफिक्स y x कोमा y। अब यदि आपको मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का जो है वो उपयोग करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो x है ना यहाँ z और जहाँ y है वहाँ जीरो पुट करना है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब डायरेक्ट इस इक्वेशन जो 1 है इसमें जिन जिन टर्म की रिक्वायरमेंट है ना वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, u सफिक्स x मतलब जो u है उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। फिर आपके पास जो वैल्यू है कि उसमें जहाँ x है वहाँ z पुट करना और जहाँ y है वहाँ जीरो पुट करना है। तो हमें u ये है, तो आपको क्या करना होगा, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। तो ऑब्वियसली देखो x ऊपर भी है और x नीचे भी है, तो हमारे पास u अपॉन v लगेगा। आंशिक अवकलन का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो इस स्थिति में जो अनदर वेरिएबल है y उसको आपको अचर की तरह मानना है। तो ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक 2y है ना, जब x सापेक्ष अवकलन करोगे ना तो ये उस स्थिति में ये कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो u अपॉन v लगेगा। तो सेम देखो हर को एज इट इज रखना है, फिर इसका अंश का अवकलन, तो साइन 2x से कितना हो जाएगा 2 कॉस 2x, फिर माइनस अंश को एज इट इज, तो साइन 2x को एज इट इज, और हर का अवकलन, तो ये तो एक्स आप करें तो कॉस हाइपरबोलिक 2y, तो y कांस्टेंट है तो 0, और कॉस 2x का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन हर का वर्ग, ठीक है। अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल गई है, हमें क्या करना है, जहाँ x है वहाँ z पुट करो, जहाँ y है वहाँ 0 पुट करो। तो यहाँ y की जगह मैंने 0 पुट किया, तो कॉस हाइपरबोलिक 0 की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख लिया। यहाँ कॉस x जगह z तो कॉस 2z हो गया, यहाँ भी x जगह z तो ये 2 कॉस 2z हो गया, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा 2x, और x जगह हम कितना पुट कर रहे हैं, z पुट कर रहे हैं, और नीचे सेम यहाँ y की जगह 0, तो कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, तो मैंने 1 लिख लिया, और कॉस 2x जगह z लिखे, तो ये कॉस 2z इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2z हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2z प्लस 2 साइन स्क्वायर 2z, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर 2z प्लस साइन स्क्वायर 2z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो 2 बचेगा। अब 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस 2z, तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस 2z, वो नीचे के एक 1 प्लस कॉस 2z से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म बचेगा। जब भी आप कॉस 2z का फॉर्मूला लगाएगा ना, कॉस 2z क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर z माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो आपके पास u z कोमा 0 की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर z आ गई। इसी तरह हमने इस टर्म की वैल्यू निकाल दी। अब आपको क्या करना है, जो u गिवन है ना उसका y के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर जो वैल्यू आए उसमें x जगह z और y की जगह 0 पुट करना है। तो हमारे पास जो ये फंक्शन था u,
हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष जब आप आंशिक अवकलन करेंगे तो x तो अचर की तरह रहेगा, तो सेम हर इंटू अंश का अवकलन, क्योंकि अंश में y का टर्म नहीं है तो जीरो हो जाएगा। फिर माइनस, ये माइनस देखो यहाँ जीरो आएगा आगे, तो मैंने लिखा नहीं वो, फिर माइनस अंश को एज इट इज, अंश मतलब ये 2x उसको एज इट इज, और हर का अवकलन, हर का अवकलन किसका होगा, इसका होगा। तो कॉस हाइपरबोलिक का कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2y, और 2 कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 0। तो ये 2 साइन हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा, और नीचे का वर्ग, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्या करो, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ z पुट करो, जहाँ y है वहाँ 0 पुट करो। तो जैसे आप x जगह z पुट करेंगे तो ये जो है माइनस साइन 2z, और हाइपरबोलिक में यहाँ y की जगह 0 पुट करेंगे ना, हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसकी वजह से। तो हमें u y z को 0 की वैल्यू कितनी मिली, 0। अब जैसे ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो ना, तो आपके पास एफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक स्क्वायर जेड आ जाएगी। तो आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन जेड होता है, तो एफ जेड क्या हो गया, टेन जेड प्लस सी। ठीक है, तो हम क्या, हमें एक्चुअली क्या हो गया यहाँ, हमें जो एफ जेड है वो डायरेक्ट वैल्यू है ना जेड के टर्म से मिल गई, बिना हमने वी को फाइंड किए, बिना ही हमने क्या कर दिया, एफ जेड को फाइंड कर दिया। और किस मेथड का हमने यूज़ किया, मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का उपयोग किया हमने। इसी तरह यदि आपको एक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें आपको कोई भी जो फंक्शन है, जैसे यहाँ तो आपको सिर्फ u या v गिवन हो, यदि आपको u माइनस वी या u प्लस आयोटा, सॉरी u प्लस वी के टर्म्स में यदि गिवन हो, तो हम उस टाइप का क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो अब हम सीखते हैं। तो जो अगला एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा गया है कि हमें एफ जेड है वो u प्लस आयोटा वी, और वो कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है इस जेड का, और क्या गिवन है, हमें u माइनस वी की वैल्यू गिवन है, और कितने गिवन है, e की पावर x कॉस y माइनस साइन वाई गिवन है। तो आपको क्या करना है, आपको एफ जेड को फाइंड करना है किसके टर्म्स में, डायरेक्ट जेड के टर्म्स में। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जब आपके पास ऐसा u माइनस वी या u प्लस वी के टर्म्स में गिवन होना, तब हम कैसे एफ जेड को फाइंड करेंगे, वो हम सीखेंगे। तो हम हमें क्या गिवन है, एफ जेड है गिवन है वो u प्लस आयोटा वी गिवन है। यदि मैं इस पूरे टर्म्स को मैं यदि आयोटा से गुणा करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आयोटा एफ जेड हो जाएगा। और ये देखो जब इसको आयोटा से गुणा करेंगे ना, तो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वी, और आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया, ये माइनस वी लिख लिया, और इसको हमने आयोटा से गुणा किया तो आयोटा यू हो जाएगा, तो ये आयोटा यू हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ एफ जेड कॉमन आ जाएगा, एफ जेड कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आयोटा बचेगा, तो 1 प्लस आयोटा, इन दोनों को जोड़ते हो आप तो u माइनस वी हो जाएगा, प्लस इसमें आयोटा कॉमन आ रहा है तो आयोटा कॉमन आएगा, u प्लस वी। अब मैंने क्या किया, इस पूरी जो टर्म है 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, इसको मैंने कैपिटल एफ जेड मान लिया, और जो स्मॉल u माइनस वी है ना, इसको मैंने कैपिटल u मान लिया। एक तरह से ये पूरा कैपिटल u और आयोटा के साथ जो है ना टर्म, ये कैपिटल v मान लिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें एफ जेड है ना वो कैपिटल u प्लस कैपिटल v, कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v, और u स्मॉल u माइनस v को कैपिटल u माना ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें है ना कैपिटल u की वैल्यू गिवन है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, एक जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया ना, सेम का सेम उस प्रॉब्लम में है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने किसको क्या लेट किया है वो हमने यहाँ लिख लिया है कि इस टर्म में हमने कैपिटल f माना है, u माइनस स्मॉल v को हमने कैपिटल u माना है, और स्मॉल u प्लस v को हमने कैपिटल v माना है। ठीक है, तब यहाँ से आप एफ डैश जेड की यदि आप वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं कि यदि एफ डैश जेड क्या होता है, एक्चुअली एफ डैश जेड तो सॉरी इसका एक्स आप डिफरेंस करेंगे ना, तो ये एफ डैश जेड हो जाएगा, यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें एक्चुअली स्मॉल u माइनस वी, और इसको हमने क्या माना है, कैपिटल u, तो हमें कैपिटल u की वैल्यू गिवन है, तो कैपिटल u की वैल्यू गिवन है तो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट हमें कैपिटल v की वैल्यू है ना वो नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस कैपिटल डेल वी अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हम एक्चुअली हम कोची रीमान इक्वेशन की हेल्प से है ना उस v को हम ना u के टर्म्स में हम लिखेंगे। तो हम कोची रीमान इक्वेशन की जब उपयोग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगी। तो मैंने इसको भी u के टर्म्स में लिख लिया। तो u हमें गिवन है तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। फिर हमें मिलने थॉमसन मेथड का यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जहाँ जहाँ इस टर्म में x आएगा
वहाँ हम जेड पुट कर देंगे, जहाँ वाई आएगा वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। तो हमें क्या करना है एक्चुअली, इस इक्वेशन जो फोर्थ है ना, हमें इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है। जहाँ एक्स है वहाँ जेड, वहाँ जहाँ वाई है वहाँ 0। तो देखो हमें u क्या गिवन है, कैपिटल U। कैपिटल U एक्चुअली हमने किसको माना है, स्मॉल u माइनस वी, जिसको हमने क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो कैपिटल U हमें ये गिवन है। हम डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें एक्स सापेक्ष अवकलन करना है। तो इस पार्शियल डिफरेंसेस का क्या मतलब है, एक्स के अलावा बाकी सारे जो है कांस्टेंट है, तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट साथ में रहेगा, तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो मिल गई है। हमें जहाँ एक्स है वहाँ जेड पुट करना है, जहाँ वाई है वहाँ 0 पुट करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू है एक्स जगह जेड, वाई की जगह जब आप 0 पुट करेंगे ना, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन 0 का 0, तो ये टोटल टर्म 1 हो जाएगा। तो इसलिए ई की पावर जेड बचेगा यहाँ, क्योंकि एक्स जगह हमने जेड पुट किया। इसी तरह ये जो यू सफिक्स वाई का मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करो, फिर जेड की जगह एक्स जगह जेड, वाई की जगह 0। तो डेल यू अपॉन डेल वाई मतलब वाई के सापेक्ष अब की बार अवकलन करना है। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ई की पावर एक्स, इसका हो जाएगा माइनस साइन वाई, और माइनस एज इट इज है साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई। फिर हम एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 पुट करेंगे। तो एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0 पुट किया, तो ये 0 हो गया टर्म। तो और वाई की जगह 0, तो ये कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये माइनस ई की पावर जेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों की वैल्यू मिल गई। यू सफिक्स वाई, इसकी वैल्यू भी मिल गई हमें, इसकी वैल्यू भी मिल गई। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ई की पावर जेड है, और इसकी वैल्यू है माइनस ई की पावर जेड। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। और जैसे प्लस हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, ई की पावर जेड को आप कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या, 1 प्लस आयोटा। तो अब आप बहुत सारे इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो ये एफ जेड का एफ जेड हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, ई की पावर जेड का क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड हो जाएगा प्लस सी। तो एक्चुअली हमें क्या मिला है यहाँ, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू मिल गई है। बट कैपिटल एफ जेड हमने किसको माना था, हमने 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड को माना था। तो जो जो आपने टर्म एज्यूम किया ना, उसको वापस वैल्यू पुट कर दो। तो हमने कैपिटल एफ जेड की वैल्यू तो हमने ये मानी थी। अब बाकी टर्म तो एज इट इज है देखो, क्योंकि किसी को नहीं माना था हमने। तो 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड, अब क्या करोगे, 1 प्लस आयोटा से आप डिवाइड करोगे, तो आपके पास एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसको कांस्टेंट है तो मैंने अनदर कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप का जो फंक्शन गिवन हो, जब डिफरेंस के फॉर्म में या प्लस के फॉर्म में, तो आपको उसी जो मेथड को इस तरह से अप्लाई करना है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, वो भी सेम मेथड को से सॉल्व करना है, बट इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको जो फंक्शन है एफ जेड फाइंड करना है। ठीक है, एफ जेड हम जानते हैं यू प्लस आयोटा वी होता है, बट आपको एफ जेड को बिना इस वी की को फाइंड किए बिना आपको जेड के नाम से फाइंड करना है। इसका मतलब हमें मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड है, उसका उपयोग करना होगा। तो देखो यहाँ जो फंक्शन है वो u प्लस वी के टर्म्स में गिवन है। ठीक है, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो एफ जेड आपको क्या गिवन है, u प्लस आयोटा वी। तो जैसे ही हम इसको आयोटा से गुणा करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर वी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस वी, और ये आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा यू। फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो एफ जेड कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी। जो लास्ट क्वेश्चन किया वो सेम एज इट इज है, बट डिफरेंस क्या है, उस लास्ट क्वेश्चन में आपको u माइनस वी की वैल्यू गिवन थी, और इसको हमने कैपिटल U माना था, और इसको हमने कैपिटल V माना है, और इसको हमने क्या किया, कैपिटल एफ जेड मान लिया। प्रॉब्लम सेम वही की वही है। लास्ट क्वेश्चन में आपको u माइनस वी की वैल्यू गिवन थी, मतलब कैपिटल U की वैल्यू गिवन है। बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, u प्लस वी, अर्थात u प्लस वी मतलब कैपिटल V की वैल्यू गिवन है। तो क्या करोगे आप, जैसे ही आप एफ डैश जेड निकालोगे, तो एफ डैश जेड की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एफ डैश जेड की वैल्यू है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई आ जाएगी। बट कैपिटल जो यू है वो तो एक्चुअली हमें गिवन नहीं है, क्योंकि कैपिटल वी हमने किसको माना है, यू प्लस वी जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो कैपिटल वी तो गिवन है, बट कैपिटल यू नहीं गिवन है। तो हमें कौन सा फंक्शन फाइंड करना है, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है ना, तो वो कोची रीमान इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने कोची रीमान जो इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, ये जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू के इक्वल हो गई। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू तो वी कैपिटल वी मतलब स्मॉल यू प्लस वी जो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें वो गिवन है, तो उसका हमें वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर सकते हैं, वो वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह
कैपिटल वी जो u प्लस वी है गिवन है, इसका हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर सकते हैं। और इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, v सफिक्स y मतलब v का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष, क्योंकि v x और y का फंक्शन है। ठीक है, अब हम मिलने थॉमसन यदि कंस्ट्रक्शन मेथड को हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, जहाँ x है वहाँ हम z पुट करेंगे और जहाँ y है वहाँ हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, स्मॉल u प्लस वी की वैल्यू गिवन थी जिसको हमने कैपिटल V माना है, तो हम डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सेम आपको क्या करना होगा, जब आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो x है उसको अचर की तरह मानेंगे। तो देखो यहाँ हर ये एज इट इज इंटू अंश का अवकलन, क्योंकि अंश में y है ही नहीं है तो ये तो x है, तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस अंश एज इट इज मतलब ये टर्म एज इट इज इंटू हर का अवकलन, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2 e⁻²y हो जाएगा, और ये माइनस है तो -2 e⁻−2y हो जाएगा। और ये x का टर्म है तो हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो x तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन हर का वर्ग मतलब हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। अब हमें जो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू मिल गई हमें, अब हमें क्या करना है, जहाँ x है वहाँ z पुट करना है, जहाँ y है वहाँ 0 पुट करना है इसमें। तो जहाँ x है वहाँ z पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा e⁻0 प्लस e⁻0। तो ये अच्छा यहाँ तो 0 के साथ मल्टीपल है ना, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया पहले से ही। यह हम पुट करते हैं, जहाँ x है वहाँ z, जहाँ y है वहाँ 0, तो ये कितना हो जाएगा e⁻0 मतलब यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि e⁻0 की वैल्यू 1 होती है तो 2 बचेगा यहाँ, माइनस यहाँ भी 2 बचेगा, 2 - 2 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो कितनी मिल गई हमें, 0 मिल गई। इसी तरह जो कैपिटल V गिवन था ना, इसका हम क्या करेंगे, अब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो सेम वही u मतलब हर तो एज इट इज इंटू अंश का अवकलन। अब हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो इसका कितना हो जाएगा, देखो हर को तो एज इट इज रखा हमने और अंश का अवकलन, तो 2 तो एज इट इज है, साइन 2x का कितना हो जाएगा 2 cos 2x, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 cos 2x हो जाएगा, माइनस अंश को एज इट इज इंटू हर का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो ये 0 क्योंकि y है, ये भी 0, x का सापेक्ष करें तो -2 एज इट इज cos 2x का कितना हो जाएगा -2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैंने 4 sin 2x बटा हर का वर्ग। अब हमें डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिली, हमें मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड लगाया तो x जगह z, y की जगह 0। तो इस टर्म में जहाँ जहाँ x है ना वहाँ z और जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, तो ये e⁻0 प्लस e⁻0 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 ये 2 मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ, -2 cos 2z, x जगह हम z रख रहे हैं, यहाँ भी x जगह z रखे तो 4 cos 2z हो गया, माइनस ये 8 हो गया साइन स्क्वायर z। फिर हम इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 cos 2z, और ये हो जाएगा -8 cos स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर -8 साइन स्क्वायर z, -8 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर 2z प्लस साइन स्क्वायर 2z की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हमने फिर क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यह 1 - cos 2z है और नीचे भी 1 - cos 2z का स्क्वायर है, तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म बचेगी। और जब आपने cos 1 - 2 जो cos 2z है उसकी जगह आप 1 - 2 साइन स्क्वायर z का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म आएगी। मतलब हमें जो v x, z की वैल्यू है वो ये मिल गई। तो हमें v y z, इसकी वैल्यू भी मिल गई और ये वैल्यू मिल गई। अब हमें कहाँ पुट करना है, ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करना है। अब जैसे ही वो वैल्यू आप इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो एफ प्लस जेड है इसकी वैल्यू ये हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या करना है, आपको वो साइड है वो जेड के सापेक्ष समाकलन करना है। तो एफ प्लस जेड का कितना हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर जेड है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट जेड होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा कॉट जेड हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। बट हमने कैपिटल एफ जेड को तो क्या माना था, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड है उसको हमने कैपिटल एफ जेड माना था, तो इसकी वैल्यू हमने वापस पुट कर दी ये वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस आयोटा एफ जेड है वो आयोटा कॉट जेड प्लस सी के इक्वल है, तो यहाँ से एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस टर्म को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फिर मैंने 1 माइनस आयोटा है एक्चुअली डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो मैंने इसको हटाया, कैसे हटाया, ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा से गुणा करके, तो ऊपर भी 1 माइनस आयोटा से गुणा किया, नीचे भी 1 माइनस आयोटा से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो ये हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा ऊपर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है और माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। cos z प्लस ये जो नया जो वैल्यू है उसको मैंने कोई नया कांस्टेंट सीरियस मान लिया। तो इस तरह से जितने भी इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आपको एक एफ जेड को जेड के टर्म्स में डायरेक्ट फाइंड करना हो, जिसमें ओनली यू गिवन हो, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मेथड सबका सेम है, पर ध्यान रखना कि जब भी u माइनस वी और u प्लस वी है तो आपको उसको आयोटा से गुणा करके उसको कैपिटल यू और कैपिटल वी में चेंज करना है। फिर हमें वही प्रोसेस अप्लाई करना जो हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने जो किया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।